नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि प्रोविजन क्या होता है और रिजर्व क्या होता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड कि दिस प्रोविजन एंड रिजर्व इज व्हाट। नाउ इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आई विल जस्ट आस्क यू कि डू यू रिमेंबर दैट प्रूडेंस और द कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वी हैव स्टडीड? हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? यस बेटा, वुड यू प्लीज एक बार बताओगे आप उसको कि व्हाट डज इट मीन प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल? तो उसमें ये होता है कि जो भी हमारे होने वाले मतलब प्रॉफिट्स होते हैं, मतलब हमको लगता है कि ये प्रॉफिट हो सकता है, उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन ऐसा लगता है कि ये लॉस हो सकता है तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? और कोई बताओ बेटा थोड़ा सा इसके बारे में। देखो, मीन्स you cannot understand this provision and reserve without understanding that principle, that is conservatism principle और prudence principle, है ना। इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है उससे इसे समझने से पहले, ठीक है। सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन इट, प्लीज अंडरस्टैंड and just tell me if you are finding anything difficult in that. Okay, see, मेरे जस्ट पीछे मेरा ग्रीन बोर्ड लगा हुआ है, मैं बोर्ड कर सकता हूं, लेकिन ये चीजें इस पर ज्यादा अच्छे से पीडीएफ पर ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मेथड, है ना। नाउ स्टूडेंट्स, यू रिमेंबर दैट प्रूडेंस प्रिंसिपल, दैट प्रूडेंस प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, व्हाट डज इट मीन? एज पर दिस प्रिंसिपल we must consider, while preparing the financial statement, we must consider all the anticipated losses, all the anticipated expenses for their anticipated amount, if it is going to be surely happen in future. मतलब ऐसे सारे expenses या ऐसे सारे liabilities या ऐसे सारे losses जो फ्यूचर में हो सकते हैं, उन सभी के लिए हमें अकाउंट्स में ऑलरेडी एक प्रोविजन बनाना चाहिए, सो दैट व्हाट, व्हेन दिस थिंग्स हैपन इन फ्यूचर, प्लीज डू अंडरस्टैंड, ध्यान से सुनना और अच्छे से समझना। मैं बाय लैंग्वेज में इसीलिए बोल रहा हूं ताकि सभी को अच्छे से क्लियर हो जाए। लैंग्वेज शुड नॉट बी द बैरियर, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो इंग्लिश में समझ में आए, हिंदी में आए कि गुजराती में आए। मुझे गुजराती भी आती है, अगर आप कहोगे तो गुजराती में भी समझा दूंगा, ठीक है। सो द थिंग्स आर व्हाट, that for all the anticipated losses we need to make provision. Now what is a provision? That the special arrangement. Provision is nothing but a some financial arrangement for anticipated losses or liabilities. जो भी फ्यूचर में नुकसान होने वाला है या कोई खर्चा होने वाला है या फिर समथिंग वी आर गोइंग टू परचेज इन फ्यूचर, सो उसके लिए हमें अभी से कुछ प्रोविजंस बनाने होते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट फंडामेंटली। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स दिस? क्या ये चीजें आपको समझ में आती है? टेल मी यस और नो। यस सर। Yes, sir. See, now you see this, students, है ना। आपकी बुक में ये कुछ टाइटल्स दे रखे हैं, दिस आई जस्ट हाईलाइट इट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रोविजन। नाउ व्हाट इज द प्रोविजन, यू प्लीज डू अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट्स। जितना मैंने एक बार पहले भी बता दिया, फिर से बोल रहा हूं मैं कि दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टूडेंट्स, सो understand this very carefully. Provision is an amount set aside by charging it to the profit to meet a known liabilities. Please understand this. Known liabilities, amount of which is not determined, and it is accounted by making best estimate. Now what is reserve? Now reserve is an amount set aside out of profit to meet an unknown contingencies or to strengthen the financial position. So provision and reserve, ये दो words छोटे छोटे से दो words हैं, है ना। एक कॉमन मैन के लिए दोनों में कोई डिफरेंस भी नहीं है,
कॉमन मैन मतलब जो व्यक्ति अकाउंट्स या कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, उसके लिए इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, उसके लिए प्रोविजन रिजर्व थोड़े से सेम ही हो सकते हैं। लेकिन बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू मस्ट अंडरस्टैंड, considering the conservatism principle or considering the prudence principle, we need to make provision for all the anticipated losses, we need to make provision for all the anticipated losses, liabilities और expenses। ठीक है। अब we need to make provision का मतलब क्या हो रहा है कि भाई हमारे पास में जितना भी प्रॉफिट आया है ना, समझो आप इस बात को कि जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न किया है, लेट्स से कि हमने इस साल 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट अर्न किया, तो उस 2 लाख रुपीस के प्रॉफिट से हम क्या करेंगे? अपने अपने एंटिसिपेशंस दीजिए जल्दी जल्दी। सर न्यू कैपिटल रेस कर सकते हैं। हाँ, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको कैपिटल में री इन्वेस्टेड कर देंगे। चलिए एक ऑप्शन। और उस प्रॉफिट से वी विल यूटिलाइज फॉर द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस बढ़ाने के बारे में सोचा जाएगा। सर बिजनेस है ना। ओनर ऐसा तो है नहीं कि पूरा प्रॉफिट ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेगा, है ना। बिजनेस बढ़ाने के लिए वो कैपिटल में री इन्वेस्ट करेगा, है ना। हो सकता है कि कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाए और समथिंग लाइक दिस, है ना। सो एवरीथिंग इज टू बी डन, बट बिसाइड दिस दे ऑल्सो नीड टू मेक प्रोविजन फॉर द एंटिसिपेटेड लॉसेस, कि ऐसे कोई खर्चे होने वाले हैं। अब ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं, है ना। ऐसे कौन से खर्चे या ऐसे कौन सी लाइबिलिटीज हो सकती है? तो एक हमारा रिसेंट है डेप्रिसिएशन, समझो आप इस बात को, है ना। डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ प्रोविजन, प्लीज डू अंडरस्टैंड। सभी लोग इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना, है ना। डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन मान सकते हैं क्या? नमन, आर यू देयर इन द क्लास? मोहित, क्या डेप्रिसिएशन को हम प्रोविजन मान सकते हैं? यस सर। कैसे? सर हम जो डेप्रिसिएशन लगेगा उसके लिए हम पहले से प्रोविजन सेट कर सकते हाँ सुतेज, बेटा क्यों करेंगे ऐसा? सुतेज क्यों करेंगे हम ऐसा? ईशा आप बताओ। कवच, देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, जैसे हमने कोई मशीन या कोई प्लांट खरीदी, है ना। अब हम इसको यूज करने वाले हैं, हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना। और थोड़ा सा प्रैक्टिकल जाते हैं, है ना। हमने एक हमारा एक मोबाइल खरीदा है, या फिर हमने एक कार परचेस की है, या फिर हमने एक स्कूटर खरीदा है, हम अभी उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम उसको यूज कर रहे हैं। नाउ हम इसको यूज तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात भी श्योर है कि हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब ये बात पक्की है कि अगर हमने इसको 10 या 5 साल के बाद में सेल करने का प्लान किया, या फिर 5 ईयर के बाद में हम इसको सेल करेंगे, तो ये बात तो पक्की है कि हमें जितना पैसा है इसका अभी डिसाइडेड है, अगर अभी उसकी कीमत 5 लाख रुपए है तो हमें 5 लाख रुपए तो नहीं मिलने वाले। अगर कार की कीमत 5 लाख रुपीज है तो आफ्टर 5 ईयर वी विल नॉट गेट 5 लाख रुपीज। हमको 5 ईयर के बाद में हो सकता है उसके लिए 2 लाख रुपीज मिले, या 3 लाख रुपीज मिले, या कुछ और कम या ज्यादा मिले। मतलब एक बात तो पक्की है कि उस पर नुकसान होगा। ठीक है। अब जब हमें दिख रहा है कि ये नुकसान होने वाला है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें उस नुकसान के लिए प्रोविजन बनाना चाहिए? क्योंकि अगर हमने प्रोविजन नहीं बनाया तो क्या होगा, ये पूरा की पूरा लॉस एक साथ, है ना, दिस विल डन ऑल टुगेदर एट द एंड ऑफ द 5 ईयर, और उस साल अचानक से हमारे पास में एक बड़ा सा लॉस आ जाएगा। लेकिन अगर हमने पहले से उसका प्रोविजन बना करके रखा हुआ है, मतलब हम पहले से मान के चल रहे हैं कि हर साल हमें 1 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है, वो होगा 5 ईयर के बाद में, प्लीज डू अंडरस्टैंड, है ना। समझने वाली बात है। ये थोड़े बहुत स्टूडेंट जो अपना मोबाइल डिवाइस को लॉग इन करके चले गए, मुझे सब पता है कितने लोग सुन रहे हैं और कितने लोग नहीं सुन रहे हैं। मैं क्वेश्चंस पूछूंगा क्लास में आपसे, फिर मत बोलना कि समझ में नहीं आ रहा है, सर मैंने तो लेट आया
आया था क्लास में, सर वो मेरा तो ऐसा हो रहा था, सर ये तो वैसा हो रहा था, है ना, फिर मत बोलना मुझे। हाँ, ध्यान से सुने, समझे और रिप्लाई करें जब आपसे पूछा जा रहा है तो बेटा, है ना। तो हम हर साल जब 1 लाख रुपीस का प्रोविजन बना रहे हैं, तो 5 ईयर के एंड में क्या होगा, हर साल हमने 1-1 लाख का प्रोविजन बना रखा है, मतलब हम मान के चल रहे कि हर साल 1 लाख रुपए का लॉस हो रहा है, ताकि एट द एंड 5 ईयर के बाद में जब 5 लाख रुपीस का लॉस हो, तो उस 5वें साल पर एकदम से 5 लाख रुपीस का वेट नहीं आएगा ऑल ऑफ सडन, वो 5 लाख रुपीस स्प्रेड आउट हो जाएंगे प्रीवियस 5 ईयर में, इसलिए वी नीड टू हेलो मेक सर। प्रोविजन। हाँ जी बेटा। सर लोन भी इसलिए लेते हैं ना, ताकि एक साथ पैसे भरने का बर्डन हाँ, टाइम टू टाइम भरते है ना। रहेंगे धीरे धीरे। हाँ, वो किसी फॉर्म में वो एक लॉजिक बन सकता है, वी विल डिस्कस इट, है ना, कि कहीं ना कहीं उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है, सो दैट व्हाट वी कैन रिड्यूस अवर एक्सपेंस, वी कैन इंक्रीज अवर एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ, वी कैन इंक्रीज अवर एक्सपेंसेस इंस्टेड ऑफ कंसिडरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्सेस देने होते हैं, एक्सपेंसेस के ऊपर आपको टैक्सेस नहीं देने होते। तो अगर आप लोन लेंगे, है ना, अगर आप लोन लेते हैं और उस लोन का जो आप पेमेंट कर रहे हो एक्सपेंसेस, उसके ऊपर ईएमआई पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो वो आपका एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, और एक्सपेंसेस बढ़ने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, और आपको उस कम प्रॉफिट पर कम टैक्स देना होता है, ठीक है। लेकिन बी साइड, अगर आपने लोन नहीं लिया और अगर आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उस पूरे प्रॉफिट पर आपको टैक्सेस देने होते हैं। तो वो भी एक लॉजिक होता है उसके पीछे, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, वो कंसेप्ट हम लोग थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, है ना, जब वो रिलेवेंट कंटेंट होंगे तब। तो डियर स्टूडेंट, द प्रोविजन एंड रिजर्व, दैट मीन टू से नाउ डिफरेंस, देखिए फंडामेंटली प्रोविजन रिजर्व दोनों का मतलब क्या हो रहा है, व्हेन वी आर मेकिंग प्रोविजन फॉर समथिंग, समथिंग व्हाट इज नोन और अननोन। अब इफ इट इज नोन, तो हम उसको बोल देते हैं कि इट इज प्रोविजन, और जब वो अननोन के लिए कुछ हमने प्लान किया है, सो दैट इज कॉल्ड रिजर्व। देखिए दिस इज वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, यहां से कंसेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाता है कि प्रोविजन इज ऑलवेज मेड फॉर नोन लाइबिलिटीज फॉर अननोन अमाउंट, है ना, प्रोविजन इज ऑलवेज क्रिएट फॉर नोन लाइबिलिटीज फॉर अननोन अमाउंट, जबकि रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर अननोन लाइबिलिटीज और अननोन इवेंट, हमें नहीं मालूम है क्या होने वाला है, बट फिर भी हमने, जैसे, है ना, जैसे कि आपके पेरेंट्स ने अगर कोई कुछ प्लान करके रखा है आपके हायर एजुकेशन के लिए, कि भाई आपका 12th होने के बाद में आप अब्रोड जा रहे हो पढ़ने के लिए, या फिर दिल्ली जाओगे पढ़ने के लिए, या फिर मुंबई जाना है आपको, तो कैसे एक्सपेंसेस होगा, कहाँ से हम उसको ऐसे मैनेज करेंगे, ये सारी कुछ चीजें, सो दैट इज द पार्ट ऑफ प्रोविजन, ये दे हैव ऑलरेडी मेड अ प्रोविजन फॉर दिस एंटिसिपेटेड, उन्हें ये तो पता है कि इस पर खर्चा होगा, लेकिन कितना होगा ये नहीं मालूम है, सो दे हैव मेड सम प्रोविजन, ठीक है। बेसाइड वन इज ऑल्सो मेकिंग सम सेविंग्स, है ना, किसी ने कुछ सेविंग्स भी बना करके रखी है कि कभी बाय चांस ऑल ऑफ सडन सम लाइबिलिटीज और सम एक्सपेंसेस आर अकर्स, कि हमारे किसी रिलेटिव्स को अचानक से कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई एंड वी हैव टू पे। अब हमारे पास में अगर रिजर्व होगा, देन ओनली वी वुड बी एबल टू हेल्प, अदरवाइज हाउ वी विल हेल्प। अब हमें नहीं पता था कि हमारे कोई रिलेटिव्स हमसे अचानक से बोल देंगे कि यार वी हैव नीडेड 5 लाख रुपीस ऑल ऑफ सडन एंड वी वुड बी पेइंग यू विद इन 3 मंथ। अब हमें मालूम तो नहीं था कि हम पहले से कोई प्रोविजन बना करके रखते, लेकिन ऑल ऑफ सडन बोल दिया, लेकिन हमने हमारा कुछ पैसा बचा करके रखा था प्रॉफिट में से, पूरी तरीके से यूज करने के बजाय, है ना, सो वी केप्ट इट एज द रिजर्व। So if anyone is approaching us, maybe our friend or family or the relatives, so if we are having reserve, we can help. If we are not having the reserve, we would not be able to help. So fundamentally you need to understand the difference between the provision and reserve. So provision is an financial arrangement for known liability. Reserve is an financial arrangement for unknown financial requirement in future. I make it more specific. Provision is a financial arrangement for a known financial requirement in future, and the reserve is a financial arrangement for unknown financial requirement
इन फ्यूचर, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या ये बात यहाँ पर क्लियर हुई स्टूडेंट सभी को? यस सर। यस सर। सर। है ना बेटा? इसमें देखो, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ कि सर ये समझ में नहीं आया, है ना? मैं इसको फिर से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि फंडामेंटली आपको सबसे पहले यही समझना है। ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, एंड यू विल नॉट फेस एनी। श्योर? तो जल्दी से मुझे बताओ कोई, है ना? जस्ट टेल मी समवन कि व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व? रिजर्व का मतलब क्या होता है? And reserve is financial arrangement for any other unknown liabilities. So fundamentally provision and reserve. Okay. So इस पूरे चैप्टर में, dear students, if you understand, is it visible properly to you people? Yes sir. So इस पूरे चैप्टर में वैसे ये देखा जाए तो हम लोग प्रोविजन और रिजर्व के बारे में ही बात कर रहे हैं। प्रोविजन इज फॉर नोन लायबिलिटी, है ना? नोन लायबिलिटी, एंड दिस इज फॉर अनोन not only liabilities, any financial requirement, है ना? known financial requirement will be the unknown financial requirement. हम उसको लायबिलिटीज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम उसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, ठीक है? नाउ known financial requirement, but for amount, for depreciation, है ना? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें नहीं पता है कि डेप्रिसिएशन कितना लगेगा या फिर हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी कम होगी, वी डोंट नो, इसलिए हमने एक प्रोविजन बना दिया। नाउ प्रोविजन फॉर टैक्स, है ना? हम टैक्स के लिए भी प्रोविजन बनाते हैं। देखो हमें ये तो पता है कि टैक्स तो लगेगा, है ना? जितना भी प्रॉफिट होगा उसके ऊपर टैक्स तो लगेगा, लेकिन कितना टैक्स लगेगा वो हमें नहीं मालूम, ठीक है ना? तो बेसिकली 11th और 12th में हम लोग मेनली इन दो प्रोविजंस के बारे में ज्यादा बात करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर टैक्स। कुछ और भी प्रोविजन होते हैं, है ना? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, है ना? प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कि भाई हमारी फैक्ट्री है, हमारी फैक्ट्री में बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ऑल ऑफ सडन किसी एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है, फैक्ट्री को, कंपनी को। कितना कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा ये नहीं मालूम, लेकिन ऐसी स्थिति कभी भी बन सकती है ना? फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कभी भी किसी भी स्टूडेंट्स, किसी भी एम्प्लॉय के साथ में कोई कैजुअलिटी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके लिए फिर अचानक से उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए इन फैक्ट्रीज को मैंडेटरी ये प्रोविजंस बना के रखने होते हैं, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, EPF का एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, है ना? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, है ना? जब कोई एम्प्लॉय 10 ईयर तक आपकी फैक्ट्री में, आपकी कंपनी में, है ना, या आपके बिजनेस में 10 ईयर तक काम करता है, ठीक है? 10 ईयर तक काम करता है, तो उसको, आपको उसके फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, है ना, प्रोविडेंट फंड,
तो उसके बेनिफिट्स के लिए उसकी सैलरी में से कुछ पैसा आप निकाल करके प्रोविडेंट फंड ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, ताकि उसको 10 ईयर की सर्विस के बाद में वो पैसा एज अ कॉम्पनसेशन मिल सके। 10 ईयर के बाद में सपोज उसने जॉब छोड़ दिया या फिर कुछ ऐसी स्थिति बनती है या फिर कंटिन्यू करता रहा, जैसे देखिए ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, उनको तो पेंशन मिलती है ना, उनको पेंशन मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको तो पेंशन नहीं मिलती है, ठीक है ना, वो तो जॉब छोड़ देंगे, उनकी सैलरी बंद हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है, वो किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, लेट्स से इसकी उसने पूरी पूरी लाइफ उस फैक्ट्री में काम कर रहा है, ठीक है ना। एक कोई सीमेंट फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में उस एम्प्लॉय ने 25 की एज में ज्वाइन किया, 25 ईयर की एज में उसने ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में वो 60 ईयर तक, मतलब 35 ईयर उसने उस सीमेंट फैक्ट्री में काम किया। 60 ईयर में अब उसको कंपनी ने रिटायर कर दिया, ठीक है ना, नाउ ही इज नॉट पोजीशंस टू वर्क, तो 60 की एज में रिटायर हो गया। अब उसके आगे उसका लाइफ कैसे चलेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसकी सैलरी तो बंद हो जाएगी, और प्राइवेट कंपनी है तो उसको पेंशन भी नहीं मिलेगी। सो हाउ ही विल मीट हिज लाइवलीहुड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दिस इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज, दिस इज मैंडेटरी फॉर दिस कंपनीज कि वो अपने एम्प्लॉइज की सैलरी में से कुछ हिस्सा, है ना, दैट इज डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, कि हर साल उसमें से कुछ पैसा वो डिडक्ट करेंगे और उनके प्रोविडेंट फंड के लिए मेंटेन करेंगे, और वो पैसा इकट्ठा होता रहेगा, हर महीने उनकी सैलरी में से कटता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा, और जब भी वो एम्प्लॉय जॉब छोड़ेगा तो वो पूरा की पूरा पैसा उसको दे दिया जाएगा, सो दैट व्हाट ही वुड बी एबल टू मैनेज हिज फर्दर लाइवलीहुड, और वो उसको पेंशन की तरह भी मिलता रहेगा, या फिर उसको वो पेंशन की तरह हर महीने। सर कैन यू रिपीट? हाँ जी बेटा। नहीं, पेंशन भी जो मिलती है बेटा वो इसी में से मिलती है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में से ही मिलती है प्राइवेट सेक्टर वालों को, ठीक है ना। तो या तो वो पैसा लमसम मिल जाता है पूरा एक साथ, मान लीजिए 35 ईयर की सर्विस में, 35 ईयर की सर्विस में मान लीजिए हर महीने उसकी सैलरी में से 5000 रुपीज डिडक्ट होते थे, तो 5000 एक महीने में डिडक्ट हुए, तो 12 मंथ में 60,000 रुपीज डिडक्ट हुए, तो 1 ईयर में उसकी सैलरी में से 60,000 डिडक्ट हुए, तो 30 ईयर में वो अमाउंट कितना हो गया, 6 3 18, मतलब वो अमाउंट हो गया करीब 18 लाख रुपीस। अब 18 लाख रुपीस उसका डिपॉजिट हो गया, प्लस 30 ईयर में उसको इतना इंटरेस्ट मिल गया उसके ऊपर, तो ये अमाउंट लेस से इसकी 18 लाख 30 ईयर में, मतलब कि अगर 5-6 ईयर में अगर उसको अपन डबल भी मानते हैं, सो 18 5 90, मतलब करीब वो 90 लाख रुपीस या फिर जो भी अमाउंट उसका बन रहा है, तो वो अमाउंट या तो उसको लमसम मिल जाएगा प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, वहां से वो पूरा पैसा या तो उसको एक साथ मिल जाएगा, या फिर उसको प्रोपोर्शनेट एक पेंशन की तरह हर महीने को पैसा मिलता रहेगा, सो दैट व्हाट ही वुड बी एबल टू मैनेज हिज लाइवलीहुड। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? यस सर। है ना? यस सर। इसलिए क्या होता है ना, इसलिए क्या होता है कि ये सारे जो प्रोविजन होते हैं, ये सब प्रोविजन मेंटली बने होते हैं। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर, हाँ जी बेटा, हाँ आ रहा हूँ, उस पर भी आ रहा हूँ, है ना, हाँ, कमिंग टू दैट पॉइंट आल्सो। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक होता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड मतलब जैसे कोई फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल लिया हमने फॉर एग्जांपल, सो ऑल एम्प्लॉइज आर वर्किंग, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, प्लांट है, काम करते हुए अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय के साथ में कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो गया मान लो, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, कैजुअलिटी है या एक्सीडेंट हुए या फिर कुछ प्रॉब्लम्स और हो गई है, ऐसी कुछ भी सिचुएशन बनती है, सो सिंस उस एम्प्लॉय के साथ में काम करते हुए उस फैक्ट्री में या कंपनी में प्रॉब्लम हुई है, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसको कॉम्पनसेशन देना, है ना, मतलब कि वर्क प्लेस उसके साथ में जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो कंपनी को उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, ठीक है। अब उस कॉम्पनसेशन के लिए अगर कंपनी ने कोई प्रोविजन बना करके नहीं रखा, तो फ्रॉम वेयर दे विल पे दिस मनी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो दिस इज मैंडेटरी टू मेक द प्रोविजन कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से जो भी प्रॉफिट हो रहा है एवरी ईयर, व्हाटएवर द प्रॉफिट दे आर मेकिंग,
So a part of profit they will transfer to the workman compensation fund, so that what every year they will maintain, हर साल वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वर्कमैन कंपनसेशन फंड में, देखो किसी एम्प्लॉय के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, so they will use this profit. But in case if any problems arises in future, then they will able to compensate to those employees out of this fund. Are you able to understand? So इस तरह के प्रोविजंस उनके लिए बनाना मैंडेटरी होते हैं, है ना. कुछ प्रोविजंस कंपलसरी होते हैं, कुछ प्रोविजंस ऑप्शनल होते हैं, बट दिस इज ऑलवेज क्रिएट फॉर नोन, है ना. प्रोविजन कभी भी अनोन के लिए नहीं बनते हैं. मतलब जैसे ये बनाया है प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो ये प्रोविजन या फिर ये यहाँ पर जितना पैसा मेंटेन किया गया है, व्हाटएवर द बैलेंस इज बीन मेंटेन इन द वर्कमैन कंपनसेशन फंड, दैट कैन बी ओनली यूटिलाइज्ड टू कंपनसेट द वर्कमैन, है ना. दिस प्रोविजन कैन बी ओनली यूटिलाइज्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. प्रोविडेंट फंड मतलब कि इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि, है ना. इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्य निधि. मतलब उसके फ्यूचर के लिए बचाया हुआ पैसा है, तो उस एम्प्लॉय को फ्यूचर में जब भी वो जॉब छोड़ेगा या जब भी वो बिजनेस से अपने नौकरी से अपनी जॉब से सर्विस से रिटायर होगा, तो उसको वो पैसा पूरा दे दिया जाएगा. ठीक है. प्रोविजन फॉर टैक्स इज टू बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर व्हाट? टैक्सेशन. नाउ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दैट इज एक्सक्लूसिवली टू बी यूज्ड फॉर डेप्रिसिएशन. तो इस तरीके से ये प्रोविजंस होते हैं. ठीक है. Yes students, any doubt in this? समझ में आया बेटा ये? Yes. Hello. है ना. क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं. Now reserve. Reserve is also like provision. Reserve is also like provision. But the thing is what? Reserve is for unknown financial requirement in future. है ना. This is reserve is for unknown and the provision is for known. ये फंडामेंटल डिफरेंस है, समझिए आप इस चीज को. ठीक है. अच्छा, प्रोविजन बनाना कंपलसरी होता है, मैंडेटरी होता है काफी सारे मामलों में. ठीक है. लेकिन प्रोविजन इज जनरली इट इज मैंडेटरी, बट द रिजर्व इज नॉट मैंडेटरी इन फ्यू केसेस. अब रिजर्व जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होते हैं जनरल रिजर्व. Now, general reserve, that meant to say they have maintained this reserve for any future financial requirement. और एक होते हैं specific reserve. So specific reserve, that meant to say specific reserve is just like the provision. मतलब कि ये जो reserve है, ये एक specific purpose के लिए ही बनाए गए हैं, है ना. तो ये unknown है, लेकिन this is for known, so it is called the specific reserve. ठीक है. अब हम इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर अगर ये नोन के लिए तो इसको प्रोविजन क्यों नहीं बोल रहे हैं, हम रिजर्व क्यों बोल रहे हैं, है ना. सो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट कि दिस इज अप टू द कंपनीज इंटरनल पॉलिसी कि दे कैन प्रिपेयर सम स्पेसिफिक रिजर्व आल्सो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी बाय अकाउंटिंग बॉडीज, है ना. दे आर नॉट मेकिंग इट एनी मैंडेट कि यू विल हैव टू क्रिएट दिस रिजर्व. दिस इज द ऑप्शनल. यू कैन प्रिपेयर, यू कैन क्रिएट इफ यू आर हैविंग द एक्सेसिव प्रॉफिट, बट you can be exempted to create this reserve if sufficient profit is not there. But provision के केस में क्या होता है बेटा, ये सारे के सारे मैंडेटरी होते हैं. ओके. चलिए, ये मैंने कुछ कंटेंट आपको अभी समझा दिया. Now the class is about to disconnect students. But देखिए, ये चैप्टर आपको उतने अच्छे से समझ में आएगा जितने अच्छे से आपने इसका कंटेंट को रीड किया. I would be sharing the content today, है ना. मैं भी जिससे एक्सप्लेन कर रहा था वो मैं अभी आपके क्लास ग्रुप में शेयर कर दूंगा. आप उसको स्टडी करें, उसी से आप अपने नोट्स भी बना लें, है ना. और इसको इसलिए अच्छे से पढ़ना क्योंकि ये 11th के लिए नहीं है, ये 12th के लिए भी है और आगे के लिए भी है ना. स्टिल स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग, दोज हु आर नॉट क्लियर विद दिस कांसेप्ट प्रोविजन एंड रिजर्व. वो देखता है बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है 2-3 पेज का, बट द कांसेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके students, is it clear to all? Yes sir. आवाज Yes, sir. दो चार स्टूडेंट की आई है. Yes sir. बाकी लोग अपनी अटेंडेंस Yes, sir. जल्दी जल्दी से अपने नाम बता दो ताकि मैं किसी का नाम भूलूं नहीं. Bhavya Patel.